नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए विज्ञान के वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन इसमें वनडे एग्जाम्स के लेवल की भी चीजें आती हैं और अगर ये आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि वनडे एग्जाम्स भी आपका प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है, ये मैं आधारित बना रहा हूं कक्षा 10 की, लेकिन ये वनडे एग्जाम्स पर भी आधारित रहेंगे। जो भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में, उनको आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में एक चैप्टर है जैव प्रक्रम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम वही शुरुआत करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम का ये पहला वीडियो रहेगा। जैव प्रक्रम को हम जीवन की प्रक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहां से शुरू करते हैं। पहली बात है कि सबसे पहले जीव विज्ञान अगर हम ये समझना चाहते हैं तो इसमें जब आप सिलेबस में देखेंगे कक्षा 10 में, तो सबसे पहले आपको समझाया गया है सजीव एवं निर्जीव के बारे में। तो सजीव एवं निर्जीव ये दोनों है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि सजीवों की जितनी क्वालिटीज होती हैं, मतलब जितनी भी विशेषताएं होती हैं, वही उनको निर्जीवों से अलग करती हैं। और आप कहेंगे कि विशेषताएं क्या है उनकी, किसको आप विशेषताओं का नाम दे रहे हैं? तो सजीवों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे आप कहेंगे कि जितने भी सजीव हैं उनमें पोषण का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? पोषण का कार्य। पोषण का कार्य यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वह सजीव भोजन करता है, उसे पचाता है, फिर इसके बाद मल विसर्जन करता है। ये सारे काम पोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सजीवों में पोषण होता है लेकिन निर्जीवों में पोषण नहीं होता है। फिर अगले नंबर पे हम बात करेंगे, तो पोषण के बाद जब पोषण होता है उस समय उस जीव के शरीर में एक कार्य और हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। जैसे उसके शरीर में कुछ यूरिया का या फिर अमोनिया का या फिर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन भी होता है, और वही काम होता है उसके शरीर में उत्सर्जन का। और उत्सर्जन के अलावा उत्सर्जन के कारण भी वह निर्जीवों से अलग हो जाता है। अर्थात सजीवों में पोषण का काम होता है, सजीवों में उत्सर्जन का काम होता है। इसकी अगली कड़ी में अगर हम देखें तो सजीवों में जनन का भी काम होता है। जनन का मतलब ये सजीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे जीव का निर्माण करते हैं, और यही निर्माण क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु में जनन का कार्य नहीं होता है। वह या तो पहले से बनाई गई होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, या फिर मनुष्य के द्वारा वह बनाई जाती हैं। लेकिन वह किसमें होता है? निर्जीवों में होता है। लेकिन जो भी सजीव है, या तो वह पेड़ पौधा हो या तो वह कोई भी एक जीव या जंतु हो, उसमें जनन की प्रक्रिया होती है, और उस जनन की प्रक्रिया से वह अपने ही जैसे जीव को बनाए रखता है, वह अस्तित्व में बनाए रखता है, जिससे कि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। ठीक है, और इनमें से कुछ जीवों का तो विलुप्त होना भी शुरू हो गया है। विलुप्त होना का मतलब ये हुआ है कि जैसे अगर किसी भी जीव का अगर आप आवास विनाश कर देंगे, आवास विनाश का मतलब ये हुआ कि वह जीव प्राकृतिक रूप में जहां पाए जाते थे, अगर आप उसमें बदलाव कुछ करते हैं। बदलाव करने का मतलब अगर उदाहरण स्वरूप आप अगर लेते हैं कि जंगलों में जाएंगे और पेड़ पौधों का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके फूल फल का इस्तेमाल करेंगे, उसके जड़ पत्ती तने का इस्तेमाल करने के लिए आप उनको काट लेते हैं। या फिर आप ऐसी कोई कृषि करते हैं जिससे कि जो भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जितनी भी वनस्पतियां थी आप उनको जला दिए, फिर उसके बाद वहां आप कृषि कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने जलाने का काम किया, फिर काटने का काम किया, तो वहां के जितने भी जीव जंतु हैं अब उनको रहने में तकलीफ होगी। हो सकता है जल करके मर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपने जिस पौधे को काटा उसी को खा पी करके वह जीवित रहता था, लेकिन जैसे ही वह पौधा विलुप्त हो जाएगा तो अपने जीवन को वह जीव
बना नहीं पाएगा, भले वह प्रजनन करे चाहे जो भी करे, क्योंकि जैसे ही पोषण का काम बंद हो जाएगा वह जीव भी ऑटोमेटिक या फिर अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जनन के द्वारा जीव अपनी जाति को पृथ्वी पर निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, तो सजीवों में पोषण का काम होता है, उत्सर्जन का काम होता है, जनन का काम होता है, दूसरी चीज है श्वसन भी होता है उसमें। तो ये सब जितनी भी आप क्रियाओं को देख रहे हैं ये सभी सजीवों में होती हैं, और इसी कारण से ये सभी सजीव निर्जीवों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो आप क्रियाएं देख रहे हैं इन्हीं को हम जैव प्रक्रियाएं कहते हैं या फिर जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब सजीवों में होने वाली क्रियाओं को ही, सजीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं या फिर जैव प्रक्रियाएं कहते हैं या फिर जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। फिर अगली बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो जैव प्रक्रम है वो शरीर के अंतर्गत या फिर शरीर के अंदर अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। भले ही वो आपके जानकारी में ना हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया तुम सांस लेते हो, आप कहेंगे हाँ मैं सांस लेता हूं। फिर बोल दिया जाए कि तुम सांस लेते हो, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है, तुम्हारे शरीर में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं और बिना ऊर्जा के वो काम नहीं करती हैं। तो आप कहेंगे कि मुझे तो नहीं पता है कि छोटी छोटी कोशिकाएं भी हैं और उनमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। और लेकिन एक और आज की बात बता दी जाएगी कि जानते हो तुम्हारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको ऊर्जा चाहिए, इसलिए तुम्हारे शरीर में ही ऊर्जा बनती है। और वह ऊर्जा बनती किससे है, तो वह ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन की सहायता से। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है कि नाइट्रोजन जा रही है और हमारे शरीर में ऊर्जा बन रही है और वह भी ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा बन रही है। ठीक है, मतलब आपको आश्चर्य होगा, क्यों? क्योंकि आपके शरीर में यह निरंतर, आप जब अपने चेतन मन में नहीं आए थे, आपका जब अचेतन मन चल रहा था, मतलब जब आपका भ्रूणीय विकास हो रहा था, उसी समय से यह काम चालू है। लेकिन क्या आपको पता है इस बारे में? आप नहीं जान पाते हैं। लेकिन ये सभी किसके माध्यम से होता है, तो ये सभी अभिक्रियाओं के माध्यम से होता है और ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो जो पोषण का काम है, उत्सर्जन का काम है, जनन का काम है, श्वसन का काम है, ये सभी जीवन की प्रक्रियाएं रासायनिक क्रियाओं से होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं से होती हैं और उन्हीं को हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान और उसमें हम चैप्टर चालू कर रहे हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, और जैव प्रक्रम को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा सजीव और निर्जीव के बारे में। अगर आप सजीव और निर्जीव के बारे में समझ गए तो मेरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है आप जैव प्रक्रम समझ जाएंगे। क्योंकि जो सजीव और निर्जीव हैं इनकी जो जो क्वालिटीज हैं, जो जो इनकी विशेषताएं हैं, वही इन दोनों को अलग करती हैं। जैसे सजीवों में पोषण का काम होता है, सजीवों में श्वसन का काम होता है, सजीवों में उत्सर्जन का काम होता है, सजीवों में जनन का काम होता है, और इतनी जो क्रियाएं आप देख रहे हैं इनको ही आप जैव प्रक्रियाएं कहेंगे। सजीवों में गति होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी आप क्रियाओं को देख रहे हैं आपके शरीर में भी होता है, किसी भी जीव के शरीर में होता है। यह मूल क्रियाएं हैं और इन्हीं को आप क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम या फिर जैव प्रक्रियाएं या फिर जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। और जानते हैं राज की बात यह है कि जो जैव प्रक्रियाएं हैं यह आपके शरीर में किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से होती हैं और उन सबको क्या कहेंगे, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। तो आप जैव प्रक्रम और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझ गए। ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए देख लेते हैं कि ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यह होती कितने प्रकार से हैं। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है सर,
दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती हैं अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं, और दूसरी होती हैं उपचयी क्रियाएं। दूसरी कौन सी होती हैं? तो उपचयी क्रियाएं। और कहेंगे कि ये अपचयी उपचयी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है और बहुत मजे के साथ आप पढ़ाई करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अपचयी क्रियाओं का मतलब ये हुआ कि आप भोजन का जब कण लेते हैं वह बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है। भोजन का जब भी आप कण लेते हैं तो वह बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। जैसे मान लीजिए गर्मियों का सीजन चल रहा है और आप खा रहे हैं ककड़ी चाहे खीरा खा रहे हैं, तो आप उसको बड़ा सा एक खंड दांतों से कच से तोड़ लेते हैं। जब कट से काटते हैं तो फिर इसके बाद दांत आपको उसे पीसना शुरू कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि वह बड़ा टुकड़ा था, अब उसको छोटा किया जा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जैसे ही वह आपके पेट में पहुंचेगा उसका और भी पतला होना शुरू हो जाता है। यानी भोजन का बड़ा टुकड़ा को तोड़ दिया जाता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। अर्थात ये कह सकते हैं जब एक बड़े अणु को छोटे अणु में विभाजित किया जाता है, छोटे अणु में तोड़ा जाता है, तो आपके शरीर में बड़े अणु से या फिर जटिल अणु से सरल अणु में बदलने वाली जो जैव प्रक्रिया होगी उसे ही आप कहेंगे अपचयी क्रियाएं, ठीक है। अब जब इसी का उल्टा करेंगे आप तो हो जाएंगी उपचयी क्रियाएं। उल्टा करने का मतलब यह हुआ कि उदाहरण के रूप में जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जितनी भी आप मीठी चीजें खाते हैं वो सब होती हैं कार्बोहाइड्रेट। और जैव प्रक्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पोषण भी शुरू करेंगे, उत्सर्जन भी, जनन भी, श्वसन भी, ये सारी चीजों को जब हम शुरू करेंगे बारी बारी से तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठी चीजें जैसे ही आप खाते हैं तो जब आपके शरीर में पाचन होता है तो पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट अपने सबसे सरलतम अणु ग्लूकोज में टूट जाता है। और आप जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट में आलू में मंड मिलता है, और मंड किसमें टूट जाता है? तो मंड ग्लूकोज में टूट जाता है। और मंड एक प्रकार का जटिल अणु है और ग्लूकोज एक प्रकार का सरल अणु है। तो जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वह कहलाएगी अपचयी क्रिया है, ठीक है। और वह अपचयी क्रिया कहलाएगी। लेकिन उपचयी क्रिया क्या है? कब से आप समझ रहे हैं कि नहीं अपचयी क्रिया अपचयी क्रिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, आप उपचयी क्रिया को भी देख लीजिए। इसी का उल्टा होता है उपचयी क्रिया। मतलब जब आप छोटे छोटे अणुओं को किसी माध्यम से बड़े अणु में बदलेंगे तो यह जो क्रिया रहेगी यही क्रिया कहलाएगी उपचयी क्रिया, ठीक है। उपचयी क्रिया का मतलब यह हुआ कि जैसे ही जब आप भोजन करते हैं, आगे आप पढ़ने वाले हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो आप ग्लूकोज यानी मीठी चीजों को खाते हैं। जैसे आप चावल खा रहे हो या फिर दाल खा रहे हो या फिर आलू खा रहे हो, ये सारी चीजें मीठी चीजें। जैसे ही आपके शरीर में जाता है ये तो कार्बोहाइड्रेट यह ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज में जैसे ही बदल जाएगा तो वह एक रासायनिक क्रिया है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन वो आपको हम बता देंगे। बहुत आसान बात है और आप इसको बहुत जल्दी से समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं उपचयी क्रियाओं को, ठीक है। तो जब ग्लूकोज बन जाता है और जैसे ही ग्लूकोज आपके लीवर के पास पहुंचता है तो लीवर के पास जानकारी होती है कि हमारे शरीर में इसकी कितनी खपत है, और जैसे ही खपत से अधिक मात्रा का जो ग्लूकोज होता है उसको आपका लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। मतलब ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में बदलने का मतलब यह हुआ कि जो ग्लूकोज था वह सबसे सरल अणु था, और उससे जब ग्लाइकोजन बनाया जाएगा तो ग्लाइकोजन अब एक प्रकार का जटिल अणु है। मतलब जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होगा तो वह उदाहरण होता है उपचयी क्रिया का। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अपचयी क्रिया में एक बड़े से जटिल अणु का छोटे छोटे सरल अणुओं में जब विभाजन होता है तो वह
अपचयी क्रिया कहलाती है। और इसके बाद जब छोटे छोटे अणुओं का संयोग होकर के जब एक बड़ा जटिल अणु बन जाता है, उसी को आप उपचयी क्रिया कहेंगे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि जब मंड कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे विभाजित करके ग्लूकोज में बदला जाता है, तो वह एक उदाहरण है अपचयी क्रिया का। और जैसे ही ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में बदला जाता है, तो वह किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है उपचयी क्रिया का। ठीक है, तो आपने समझा कि जैव प्रक्रम क्या है और जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपने समझा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अपचयी क्रियाएं और दूसरी होती हैं उपचयी क्रियाएं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। और मैं बता दूं आपको कि कक्षा 10वीं का जो भी विज्ञान का टॉपिक होगा, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे वह रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, सारी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल आसान भाषा में आप सीखेंगे। और आप इस समय कोरोना का जो समय चल रहा है, चाहे वह सही वाली बात हो, चाहे गलत बात हो, चाहे जो भी बात हो, लेकिन आपका स्कूल बंद है इस समय। और अगर आप खुद पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और आपको खुद से लगना पड़ेगा। आप इस जो लॉकडाउन की पढ़ाई है, या जो लॉकडाउन है, इसको आप जारी रखिए। इसलिए क्योंकि अगर आप जारी नहीं रखते हैं तो आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो मेहनत करके आपको वीडियो दे रहे हैं, हम आपको गणित की वीडियो भी देने वाले हैं। ठीक है, अभी बस 1-2 दिन की बात है, फिर इसके बाद हम आपको गणित की वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे रविंदर सर के माध्यम से। ठीक है, तो ये विज्ञान का पोर्शन हो गया, गणित का पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही रूटीन बन जाएगा, तो हम आपको लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट की वीडियो आपको हम प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारा बीच में कुछ हेल्थ इश्यू आ गया था, हमने शुरू किया था ऑनलाइन क्लास, लेकिन हेल्थ इश्यू आ गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका कहीं से कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि हमें भी चिंता है अपने लोगों की। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी आपके सहयोगी हैं, आपके साथ में सहपाठी हैं, आप उनको सचेत कर लीजिए कि आपको परिवर्तन एकेडमी के माध्यम से बहुत अच्छी टॉप क्लास की वीडियो प्रदान की जाएगी। और घर पे आप शांति बना करके पढ़ते रहिए, आप अपना नुकसान मत करिए। ठीक है, आप लोगों को समझाते रहिए, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बस इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं, फिर आगे हम लोग शुरुआत करेंगे पोषण का। ठीक है, पोषण के बाद और भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर में हड्डी निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं हैं, हम उनको बारी बारी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप इसकी चिंता मत करिए, आप बस इसकी चिंता करिए कि जितना आपको हम पढ़ा दे रहे हैं उतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये सारी चीजों को आप सिर्फ ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो हम पोषण से शुरुआत करेंगे, और पोषण से शुरुआत करने के बाद फिर आगे हम अपने माध्यम से आपका सिलेबस हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।